नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीते 24 घंटे से चहक चहक कर अपने कई इंटरव्यू में, भाषणों में या अपने बयानों में ईरान को झुकाने के चाहे जितने दावे किए हो, उन तमाम दावों को ईरान ने फाड़ कर उन्हीं के मुंह पर यह कहते हुए फेंक दिया है कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम आपकी शर्तों पर न तो झुके हैं, न ही हमने आपके साथ इन शर्तों पर कोई हामी भरी है। बल्कि ईरान ने यहां तक कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा या बंद, यह मैदान में तय होगा, सोशल मीडिया पर नहीं। अमेरिका और ईरान में संभावित मीटिंग से पहले ईरान का यह तेवर ट्रंप के मुंह पर एक बार फिर तमाचे की तरह है। वो ट्रंप जो सुबह दोपहर शाम लगातार बयान दे रहे हैं कि ईरान डील के लिए मान गया है, तैयार हो गया है, अमेरिकी शर्तों पर मान गया है, मैं खुद इस्लामाबाद जा सकता हूं। अब क्या जवाब देंगे तो देखना है। कई दिनों बाद पहली बार ईरान की तरफ से दो टूक लहजे में अमेरिका के लिए करारा जवाब आया। अभी तक जो जानकारियां इधर उधर से सूत्रों के हवाले से आ रही थी, इस बार ऑन द रिकॉर्ड आई है और सीधे ईरान से आई है। न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर किए जा रहे अमेरिकी दावे को झुटलाते हुए ईरान ने ट्रंप पर जबरदस्त प्रहार किया है। ट्रंप ने बीते 24 घंटे में ईरान से डील को कितने झूठ बोले और खासतौर से 1 घंटे के एक भाषण में कितना झूठ बोला है, जिसका जिक्र ईरान की तरफ से किया गया है, उस पर आने से पहले सुनिए ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने आज सुबह अमेरिका को कैसे एक्सपोज किया है, खासतौर से ट्रंप को। गालिबाफ वही शख्स हैं जो इस्लामाबाद में हुई मीटिंग का हिस्सा थे, बल्कि ईरान की तरफ से सबसे सीनियर वार्ताकार थे। गालिबाफ ने एक्स पर लिखा, नंबर 1, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे में 7 दावे किए और सभी 7 झूठे थे। नंबर 2, वो ऐसे झूठ के दम पर युद्ध नहीं जीत सकते और निश्चित रूप से निगोशिएशन में कहीं नहीं पहुंचेंगे। नंबर 3, नाकेबंदी जारी रहने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रंप ने कई बार कह दिया है कि अमेरिकी नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जारी रहेगी। नंबर 4, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवागमन निर्धारित मार्ग और ईरानी अनुमति के आधार पर होगा। नंबर 5, हॉर्मुज खुला रहेगा या बंद, इसके नियम क्या होंगे, यह मैदान में तय होगा, न कि सोशल मीडिया पर। मतलब ईरान ने साफ साफ कहा है कि ट्रंप के सोशल मीडिया पर ऐलान कर देने से हॉर्मुज नहीं खुलेगा, उनके भाषण और बयान से हॉर्मुज नहीं खुलेगा। नंबर 6, मीडिया वॉरफेयर और पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करना युद्ध का एक अहम हिस्सा है, लेकिन ईरान इन तरीकों से प्रभावित नहीं होता। वार्ता की सटीक और वास्तविक खबरों के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हालिया साक्षात्कार को पढ़ें, यह भी इशारा किया हो। मतलब ईरान ने ठोक कर साफ साफ कह दिया है कि ट्रंप ईरान से डील को लेकर झूठे दावे करना बंद करें। ट्रंप ने 24 घंटे के भीतर 7 झूठे दावे क्या किए, एक ही भाषण में 7 झूठे दावे क्या किए, जिसका जिक्र ईरान ने किया है। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से कल कहा कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और कभी बंद न करने पर सहमति दे दी। ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। ईरान ने अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को अनिश्चित काल के लिए रोकने पर सहमति दे दी। ईरान अमेरिका की मदद से समुद्र में बिछाई गई माइंस हटा रहा है। ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी जब तक दोनों देशों के बीच पूरा समझौता नहीं हो सकता। ऐसी ही कुछ और बातें, कुछ और दावे ट्रंप ने किए। ईरान ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल ईरान से समझौते करके जंग के मैदान से भागने के लिए बेताब ट्रंप अमेरिकी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लगातार बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं, ताकि उनके देश में लोगों को यह ना लगे कि ईरान ने अमेरिका को 40 दिनों की जंग में नाको चने चबा दिए। अमेरिकी जनता को धोखे में रखने के लिए ट्रंप ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने के झूठे दावे कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर जेट, दर्जनों ड्रोन, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम और अमेरिकी मिलिट्री बेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को न सिर्फ समझौते की मेज पर आने को मजबूर कर दिया है, बल्कि अपना अपर हैंड बनाए रखा है। यही वजह है कि ट्रंप ने अपना संदेश वाहक बनाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को ईरान में तैनात कर रखा है। असीम मुनीर तेहरान में बैठकर अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल करने में जुटे हैं। ईरान की शर्तें ट्रंप तक पहुंचा रहे हैं और ट्रंप का जवाब ईरानी लीडर्स तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में अगली मीटिंग से पहले सारी चीजें तय हो जाए, वरना कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर 4 दिनों से ईरान में बैठे। तो क्या मतलब है ईरान के की तरफ से आए इस बयान का और ट्रंप की तरफ से यह कहना कि नाकेबंदी जारी रहेगी? यह भी ताजा बयान ट्रंप की तरफ से आ गया कि सीज फायर एक्सटेंड नहीं होने वाली है, यह मियाद एक्सटेंड नहीं होगी, जो मियाद 22 तारीख को खत्म हो रही है। 8 अप्रैल को सीज फायर का ऐलान हुआ। तो अब क्या होने वाला है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है जिन्हें आप जानते हैं, बॉबी नकवी। बॉबी नकवी से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कई बार आप मिल चुके हैं। गल्फ न्यूज के एडिटर रहे हैं, दुबई में लंबे अरसे तक
लगभग 25 सालों तक रहे हैं, वेस्ट एशिया को बहुत करीब से और बारीकी से जानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है बॉबी नकवी साहब। जी पहला नमस्कार सवाल अजीत। तो यही, नमस्कार, पहला सवाल तो यही कि डील के बीच में या डील पर जो बातचीत चल रही है उसके बीच में असीम मुनीर की तेहरान में 4 दिनों तक मौजूदगी के बीच में ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ का इस तरह से सीधे सीधे ट्रंप पर प्रहार कि 1 घंटे में 7 झूठ बोला, जाहिर है उनका इशारा ट्रंप के उस भाषण की तरफ था जो ट्रंप ने कल रात अमेरिका में दिया मिड टर्म इलेक्शन को लेकर कहीं प्रोग्राम था। तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी अजीत जी नमस्कार फिर से, और आपके दर्शकों को नमस्कार और सलाम। देखिए जो पिंग पोंग चल रहा है, मैं इसको पिंग पोंग कहता हूँ। ये तेहरान से वो एक मारते हैं तो फिर ट्रंप उधर से मारते हैं वाशिंगटन से। तो ये पिंग पोंग चल रहा है जब से इस्लामाबाद में बातचीत टूटी है। इसको समझने के लिए हमें एक बात जो है बहुत अपने दर्शकों को बतानी पड़ेगी, अजीत जी आपके दर्शकों को, कि ये जो दूसरे राउंड की बातचीत जो कहते हैं कि होगी, दूसरे राउंड के बातचीत के लिए कह रहे हैं कि वीकेंड पे होगी, वो इस्लामाबाद में होगी। वो बातचीत इस्लामाबाद में नहीं होगी, वो बातचीत अभी चल रही है। वो बातचीत तेहरान और वॉशिंगटन के बीच में बाकायदा नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और ये नेगोशिएशंस आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी में चल रहे हैं, जो कि वहीं मौजूद हैं तेहरान में। आज ये उनका चौथा दिन होगा, 4 दिन यानी उनको वहां हो जाएंगे। तो ये जो ईरान के जो स्पीकर हैं गालिबाफ साहब, उन्होंने जो जवाब दिया है, कहा है कि ट्रंप साहब जो है झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये भी एक नेगोशिएशंस का हिस्सा है। इसमें ऐसा लगता है कि ईरान में भी एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है, और गालिबाफ साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ट्रंप अगर कोई उल्टी सीधी बात करते हैं तो उसको रियल टाइम में उसी टाइम उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया जाए और सही बात अपनी ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए, सो दैट आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए अभी तक क्या हो रहा है, जो मैसेजिंग हो रही है, जो नैरेटिव जो डोमिनेट कर रहा है, वो वॉशिंगटन कर रहा है, व्हाइट हाउस कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई एक ट्वीट कर देते हैं, अपने ट्रुथ प्लेटफॉर्म पे लिख देते हैं, वो हेडलाइन बन जाती है। उसमें फिर ईरान का रिस्पांस कई घंटों बाद आता है या दूसरे दिन आता है। तो अब ऐसा होने लगा है कि या तो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जो बगई साहब हैं वो, या गालिबाफ साहब फौरन जो है ट्रंप का जवाब देते हैं। ईरान का मेरे ख्याल से ये स्टैंड है कि अगर कोई कंफ्यूजन पैदा होता है ट्रंप के ये ट्वीट्स करने से, उनकी जो ट्रंप साहब की जो एक कहना चाहिए एक इररेजिस्टिबल इच है, यानी हिंदी में उसको कहा जाए तो एक वो खुजली है उनके, कि वो बार बार जरा सा कोई डेवलपमेंट होता है उसको वो फौरन या तो ट्वीट करते हैं या किसी जर्नलिस्ट को बोल देते हैं। तो उस खुजली का जवाब देने के लिए गालिबाफ साहब की ड्यूटी लगाई गई है। तो ये जो उन्होंने जवाब दिया है, कहा है कि ट्रंप साहब 7 बार झूठ बोल चुके हैं, तो ये उसी सब नेगोशिएशंस का हिस्सा है जो तेहरान और वॉशिंगटन के बीच में अभी चल रहा है। जी अब जैसे मैं कहूंगा कि पिछले रविवार को जब बातचीत टूटी उसके एक दिन तक तो कुछ बयान आया, लेकिन 4-5 दिन बाद पहली बार बहुत कैटेगोरिकली डिनाइल गालिबाफ ने पॉइंट बना के किया। 6 पॉइंट उन्होंने अपने ट्वीट में लिखे हैं, तो ऐसा लगा जैसे ऑन द रिकॉर्ड, जिसको कहते हैं ना रिकॉर्ड को स्ट्रेट रखना, उस तरह से उन्होंने दुनिया के सामने रखा है, क्योंकि ट्रंप जाहिर है हर समय इंटरव्यू और बयान में अनाप शनाप जो भी बोल रहे हैं। अब बात आती है कि एक स्क्रीन पर मैं वो अब्बास अरागची का एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा जो कल देर शाम का है या रात का है, और उसके कुछ देर बाद तुरंत ट्रंप ने उसको इंडोर्स किया और अपने ट्रुथ सोशल पर रिपोस्ट किया, और उसके बाद सेंट्रल कमांड का भी आया। तो अब इस ट्वीट में देखिए 2 मायने निकलते हैं। अब्बास अरागची ने जो कल देर शाम ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा, जिसका हिंदी तर्जुमा अगर कहें तो लेबनान में जो सीज फायर हुआ है उसी के चलते फैसला लिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सभी जहाज बिना रुकावट गुजर सकते हैं। लेकिन आगे लिखा, ये छूट सिर्फ सीज फायर के बचे हुए समय तक रहेगी, मतलब 22 अप्रैल तक सीज फायर है, लेकिन जहाजों को पूरी आजादी नेविगेशन की फ्रीडम नहीं है, उन्हें उसी तय रास्ते से गुजरना होगा जिसे ईरान की पोर्ट और मैरीटाइम ने पहले से निर्धारित किया। मतलब क्लियर कट कहा है, ऑन द कोऑर्डिनेटेड रूट एज ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। ट्रंप ने उसको जो रीट्वीट किया
उसमें चालाकी की। उन्होंने क्या लिख दिया, ईरान हैज एग्रीड टू नेवर क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेन। ट्रंप ने लिख दिया कि ईरान इसके लिए तैयार हो गया है कि अब वो कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं बंद करेगा। इट विल नो लॉन्गर बी यूज्ड एज वेपन अगेंस्ट द वर्ल्ड। जबकि ऐसा कुछ अरागची ने कहा नहीं, और मुझे लगता है इसके बाद बवाल शुरू है। इसको जरा आप समझाइए। अजीत जी, इसमें देखिए, ये जो अब्बास अरक्ची साहब का जो ट्वीट है, हालांकि एक मुकम्मल ट्वीट है। एक अगर जो इवेंट्स को अगर फॉलो कर रहा है वहाँ पे ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, तो उसको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि अब्बास अरक्ची क्या कह रहे हैं, ईरान क्या कह रहा है। लेकिन जैसा आपने बताया कि ट्रंप साहब ने उसको घुमा के और दूसरी बात कह दी कि साहब ईरान तैयार हो गया है पूरी तरह खोलने के लिए। अब ये जो ट्रम्प का जो रिस्पॉन्स आया है, उसको लेके ईरान में भी जो ईरान की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, उसको लेके भी थोड़ा सा जो है डिस्कशन या डिबेट चल रहा है। अब एक तरह से अब्बास अरक्ची के ट्वीट का इंटरनल क्रिटिसिज्म हुआ है, और जो फार्स न्यूज एजेंसी है ईरान की और तस्नीम, उन्होंने बाकायदा एक बड़ा क्लैरिफिकेशन इशू किया है जो इसी अब्बास अरक्ची के ट्वीट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। अब्बास अरक्ची का एक तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ है कि आपने ये बात पूरी एक्सप्लेन नहीं करी, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उसका गलत मतलब निकाला और दुनिया को गलत मैसेज दिया गया। तो ये देखिए, ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है, असल में ये पूरी जो बातचीत हो रही है, ये बड़ी अनयूजुअल बातचीत है। अनयूजुअल कैसे है? एक तो डिस्टेंस है, यानी तेहरान और वाशिंगटन के बीच में। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे बहुत साफ करना चाहूँगा अजीत भाई, कि जिस सेकेंड राउंड की बातचीत की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि अगले राउंड की बातचीत फिर होगी इस्लामाबाद में। वो एक्चुअली बातचीत करंटली हो रही है, वो तेहरान और वाशिंगटन के बीच में हो रही है, और आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी में हो रही है। तो अब ये सब जो है, ये जितने ये ट्वीट्स आ रहे हैं या क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं, ये सब उसी नेगोशिएशन का हिस्सा है। हो क्या रहा है कि अगर बातचीत अच्छी चलती है तो ट्रंप साहब अच्छा बोलते हैं, जहां कोई ईरान अपना कुछ पेच फंसाता है तो फिर ट्रंप साहब की भाषा एकदम बदल जाती है। यहाँ पे ये हो रहा है। तो ईरान की लेकिन पोजीशन फिर भी बहुत कंसिस्टेंट है शुरुआत से। अब्बास अरक्ची का जो ये ट्वीट आया है कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमने खोल दिया है, उसका कॉन्टेक्स्ट यही था। उसका कॉन्टेक्स्ट वो ईरान की कंडीशन थी कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होगा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे। तो उसी सिलसिले में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना अनाउंसमेंट किया कि साहब 10 दिन का सीज फायर हो गया है, तो उसके बाद फिर अब्बास अरक्ची ने कहा कि ठीक है, अब हम खोल रहे हैं। लेकिन 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 रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर तक ये भी साथ में है। जी हाँ, जी हाँ, अब ये सीज फायर जो है, रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर तक, इसका मतलब यही है कि जो ओरिजिनल सीज फायर ईरान और अमेरिका के बीच में है, उसी सीज फायर की बातचीत कर रहे हैं, जो कि 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है, उसकी मियाद खत्म हो रही है। ठीक है। और दूसरी चीज उन्होंने क्लैरिफाई करी कि जो रूट ईरान ने तय किया है वहीं से ट्रैफिक आने जाने दिया जाएगा। उसका गलत मतलब मार्केट ने भी निकाला और डोनाल्ड ट्रंप ने भी निकाला। बाद में वही चीजें सारी क्लैरिफाई अब गालिबाफ साहब कर रहे हैं। तो देखिए, वहां पे भी ईरान में भी एक जो उनका कम्युनिकेशन का जो जो उनका प्रोसेस है, या जो मीडियम है, जो लोग ऑथराइज्ड हैं, उनमें भी थोड़ा सा लगता है कोऑर्डिनेशन की कमी है। उसमें कोई इतनी खराब बात नहीं है। ऐसे माहौल में चूंकि नेचर ऑफ डिस्कशन, नेचर ऑफ निगोशिएशन इतने कॉम्प्लेक्स हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बात होने की गुंजाइश रहती है। जी। अब एक चीज बताइए, अगर वो कह रहे हैं गालिबाफ कि ये सीज फायर तक ये खुला है, लेकिन साथ में अगर ये कहते हैं ऑन द कोऑर्डिनेटेड रूट एज ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, तो इसका मतलब वो टोल वाला रूट कहना चाह रहे हैं। इसको कैसे, क्योंकि सारा पेज तो इस पे फंसा है कि टोल नाका जो है, ईरान जो $2 मिलियन ले रहा है या मांग रहा है, वो लेगा या छोड़ेगा। देखिए, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो नक्शा देखेंगे तो उस नक्शे में पाएंगे कि जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ता है, जहां पे वो चोक पॉइंट है,
यानी जहां पे सबसे नैरो चैनल है वहीं पे एक आइलैंड है। पहले ट्रैफिक जो है वो आइलैंड, वो ओमान की तरफ से ट्रैफिक होके जाता था, लेकिन ये नया रूट जो बनाया ईरान ने वो आइलैंड के दूसरी तरफ से जाता है, यानी ईरान की कोस्ट से और आइलैंड के बीच में से जाता है। और ये वही रूट है जिसपे टोल वो लगा रहे हैं। तो ये रूट वही है। ईरान शुरू से कंसिस्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अब ये नया रूट है, यहीं से आपको आना जाना होगा, आपको हमसे अप्रूवल लीजिए, हमको पैसे दीजिए और उसके बाद आप अपना जहाज ले जाइए और वापस लाइए। जी। हम्म। तो इसका मतलब अभी हॉर्मुज का पेच फंसा है। अब बात आते हैं कि जो गालिबाफ ने 7.6 पॉइंट गालिबाफ ने लिखे, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज नहीं खुलेगा। तो इसका मतलब अमेरिकी नाकेबंदी से है, चूंकि सेंट्रल कमांड ने, सेंटकॉम ने तुरंत कह दिया था कि नाकेबंदी जारी रहेगी। तो अगर अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी ही, अगर कोई डील हुई, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा क्या सबके लिए? इसमें एम्बिग्विटी है अभी। वो एम्बिग्विटी नहीं है उसका। देखिए, ईरान का ये कहना, गालिबाफ साहब का ये कहना कि अगर ये अमेरिका का ब्लॉकेड चालू रहा तो हम उसको बंद कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। उसका ईरान की जो मैसेजिंग ये है शुरू से लेके, जब से इन्होंने ब्लॉकेड इम्पोज किया, जब से इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा किया है ईरान ने, उनकी मैसेजिंग एक ही है। वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कब्जे में है, हम ही डिसाइड करेंगे कि कौन आएगा कौन जाएगा, हम ही डिसाइड करेंगे कि कहां से आएगा कहां से जाएगा और कितने पैसे देगा। तो अमेरिका का ब्लॉकेड जो है, बेसिकली वो ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका का ब्लॉकेड नहीं डिसाइड करेगा। अगर वो ब्लॉकेड करने की कोशिश करते हैं तो हम फिर बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कब्जे में है। ये अमेरिका का ब्लॉकेड से ना तो खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना बंद होगा, ये डिसाइड ईरान ही करेगा। तो ये मैसेजिंग जो उनकी है, यही कोशिश है जो उन्होंने जवाब दिया है गालिबाफ साहब ने। जी। एक और गालिबाफ का पॉइंट नंबर 5 है, स्क्रीन पर मैं चाहूंगा आप ग्राफिक अगर दे सकते हैं हमारे सहयोगी, जिसमें उन्होंने कहा वेदर द स्टेट इज ओपन और क्लोज्ड एंड द रेगुलेशन गवर्निंग इट विल बी डिटरमाइंड बाय द फील्ड नॉट बाय सोशल मीडिया। मतलब खुला रहेगा या बंद रहेगा, या इसके कायदे बिल्कुल। क्या होंगे? देखिए, फिर ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने ट्रुथ सोशल पे नहीं डिसाइड करेंगे, ये हाँ, हम डिसाइड हाँ, करेंगे। ये ईरान हाँ। डिसाइड करेगा कि कब खोलेंगे कब बंद करेंगे। बेसिकली ये अपनी और अगर अपना जो। खोलेंगे तो उसके लिए रेगुलेशन क्या होगा, जी कायदा हाँ। क्या होगा? जी, हाँ। जी हाँ। तो ये ईरान बार बार इंटरनेशनल मार्केट को, मैरीटाइम इंडस्ट्री को, ऑयल एक्सपोर्टर्स को, सबको ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहने से ना कहने से कुछ नहीं होगा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला हम ही डिसाइड करेंगे। ये उनकी अभी तक जो मैसेजिंग है वो बहुत क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप हम्म। साहब उसको एक तरह से हल्का करने के लिए वो अपना अगड़म बगड़म बकते रहते हैं ट्रूथ सोशल पे, और यही हम्म। कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए, ग्राउंड पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है, वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बिल्कुल अलग है। अभी अगर एक कुछ जो अलग अलग डेटा आ रहे हैं, लेकिन कंसेंसस ये है कि कम से कम 2000 जहाज पर्शियन गल्फ के अंदर हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर हैं, जिनको बाहर जाना है, वो जहाज वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। 2000 जहाज बहुत ज्यादा दो होते हैं, और इन जहाजों पे 130 मिलियन बैरल से ज्यादा का तेल लदा हुआ है। तो ये डेटा जो और है, 40 ये से हम जो। 50 हजार सेलर्स भी हैं उस पर, उन जहाजों पर। जी। 40 से 50 हजार सेलर्स हैं, जहाज के नाविक और जो उनके जी। स्टाफ होते हैं, वो वो सब भी एक, फंसे हैं। हाँ, एक हाँ। डेटा ये कहता है कि 20,000 क्रू मेंबर हैं इन जहाजों हम्म। पे। हम्म। इन जहाजों पे 20,000 क्रू मेंबर हैं, ऐसा डेटा आ रहा है। तो ये हम्म। जहाज वही है। वो ईरान डिसाइड करता है कि किस जहाज को जाने देना है, किस जहाज को अंदर आने देना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने बड़बोलेपन के चक्कर में, अपने कॉन्स्टिट्युएंसी को बताने के चक्कर में कि देखिए हम कंट्रोल कर रहे हैं, सेंटकॉम कंट्रोल कर रहा है,
ये कंफ्यूजन पैदा करता है, जो कि सरासर, और इनकी बात ज्यादातर, जैसा गालिबाफ ने कहा, कि ये झूठ बोलते हैं। जी। अब एक सवाल है कि जो जैसे ट्रंप ने कल ये देखिए, वो तो लगातार पिछले 72 घंटों से बोल रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर डस्ट देने को तैयार हो गया, जो उस मलबे के नीचे है, जिस जगह पर, जिन पहाड़ियों पर B2B1 बॉम्बर से बॉम्बिंग हुई थी लगातार जून 2025 में। अब उन्होंने कल कहा कि हम ईरान के साथ मिलकर उस न्यूक्लियर डस्ट को हासिल करेंगे, प्रोक्योर करेंगे, जब उनसे पूछा गया, और उसके लिए बहुत सारी जो खुदाई वाली मशीनें होती है वो लेकर जाएंगे, और जितनी बड़ी मशीनें आप सोच नहीं सकते वो लेकर जाएंगे, और हम मिलकर करेंगे, ईरान के साथ मिलकर अंदर जाएंगे और साथ मिलकर करेंगे और अमेरिका लाएंगे। तो ये सब बिल्कुल हवा में बात कर रहे हैं। ये मुमकिन है? इसको विजुलाइज करें कि अमेरिकन लोग वहां पहुंच गए और फोर्दो की या नतांज की पहाड़ियों को खोद रहे हैं, खोद के नीचे, जो मलबे के नीचे कहीं अगर न्यूक्लियर डस्ट है, जिस भी शेप में है, या वहां से कहीं शिफ्ट, उसको निकाल रहे हैं। ये मुमकिन है? ईरानी इसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, अब ये बातचीत में, नेगोशिएशंस में, अजीत जी, एग्जैक्टली क्या बातचीत हो रही है वो तो हम लोगों को पता नहीं है। सही बात। हम लोग जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 4 आना नहीं तो इसमें 8 आना झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर डस्ट निकालने वाली बात को लेके हो सकता है कि उन्होंने आसिम मुनीर को पूरी सिचुएशन बताई हो, ईरानियंस ने, कि ये जो आपने B-52 के जो बम गिराए थे उससे जून में, उससे ये इतने नीचे दबा है, उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होंगे। तो हो सकता है कि अमेरिका ने कहा कि चलो ठीक है हम भेज देंगे, तो वो उसमें एक लाइन उन्होंने और जोड़ दी कि हम मिल के करेंगे ये काम। देखिए, ये ऑब्वियसली ये ईरानियंस कभी भी तैयार नहीं होंगे कि अमेरिकन इंजीनियर्स या अमेरिकन मिलिट्री का हार्डवेयर वहाँ पे, वो उनके ऑपरेटर वहाँ पे जाके क्रेन ऑपरेट करें, बुलडोजर ऑपरेट करें, खोदा खादी करें। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई एक इंटरनेशनल हेल्प प्रोवाइड की जाए कि साहब स्पेशलाइज अगर इक्विपमेंट चाहिए तो ये यहाँ से आ सकता है, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर ये बहुत नीचे दबा हुआ है तो उसको सेफली निकालना, 441 किलोग्राम यूरेनियम, उसमें बड़े सेफगार्ड्स चाहिए, उसमें स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स चाहिए, उसमें IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी एक्सपर्टीज चाहिए, उसका सुपरविजन चाहिए। तो उसमें उन्होंने, ट्रम्प साहब ने अपनी, जैसे कि वो बड़बोले हैं, उन्होंने कह दिया कि हाँ हाँ हम भी वहां मौजूद रहेंगे। तो तो अभी बातचीत अभी तो की ताजा स्थिति असलियत, में, मैं कहने हाँ, का मतलब ये है कि असलियत जो हो सकती है, जो सही सिचुएशन, जो बातचीत हो सकती है, वो कुछ बीच में हो सकती है। ये इनके बड़बोले पन से आप 4 आना 8 आना कुछ सच निकाल लीजिए, और उसको फिर जो उसको मैच करके ईरानियंस क्या बोल रहे हैं वही हम स्पेकुलेट करके दर्शकों को समझा सकते हैं। जी। तो अभी की ताजा स्थिति में अब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जैसे ये खबर सुबह आने लगी कि हो सकता है सोमवार को मीटिंग हो। पहले तो वीकेंड, बार बार ट्रंप ही 4 दिन से बोल रहे थे वीकेंड, तो वीकेंड तो आ गया, आज शनिवार है, जाहिर है कल मुमकिन नहीं होगा, अमेरिका से आने में भी 15-18 घंटे लगते हैं। तो अब खबर आ रही है कि मंडे को हो सकती है। आपको क्या लगता है कि अगले 3-4-5 दिनों में, चूंकि मुनीर वहां बैठे हैं 4 दिन से तेहरान में, कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि आसिम मुनीर साहब वहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अंदाजा हमारा ये है कि वहाँ नेगोशिएशन बराबर चल रहे हैं तेहरान और वाशिंगटन के बीच में, और मीडिएशन उसमें आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, मैसेजेस इधर से उधर रिले कर रहे हैं। ठीक है, इस्लामाबाद से आसिम मुनीर के ऊपर कोई अपडेट नहीं है। आसिम मुनीर के ऑफिस से, खुद से, जो तेहरान में वो मौजूद है, वहां से उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उनकी कोई फोटोग्राफ नहीं आई। आखिरी जो फोटो इशू की थी वो IRGC के कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, वो फोटो थी। माफ कीजिएगा। तो उसके बाद से यानी कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की। उनको आज वापस आना है, आज उनको कतर से वापस आना था, तो उस पर भी कोई अपडेट नहीं है कि क्या हो रहा है। यानी पाकिस्तानी साइड भी देखा जाए तो बड़ा टाइट लिप्ड है, तो वो ये नहीं चाहता शायद कि कोई ऐसी बात जो है नेगोशिएशंस के बीच में निकले और उसमें कोई भांजी मार ले।
ठीक है। हम्म अब इसमें होना यही है कि हो सकता है कि आज शनिवार है, आज रात तक या कल एक डेट तय हो कि साहब ये बातें हम अब सेकेंड राउंड की जो होगी फॉर्मल डिस्कशन जो कि चल रहा है, हमें मालूम है कि चल रहा है, लेकिन इसको एक फॉर्मल वो देने के लिए इस्लामाबाद में डिस्कशन की एक डेट वो अनाउंस करें। और दूसरी चीज अनाउंस करें कि उसमें कौन कौन हिस्सा लेगा, अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से। तो जो वेडनेसडे की जो उनकी डेडलाइन है, वो वेडनेसडे की डेडलाइन एक्चुअली हो सकता है कि डिस्कस की गई हो कि भाई वेडनेसडे से पहले इसकी मीटिंग कर लेते हैं, हाँ, जिसको क्योंकि इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले ट्रंप ने कह दिया कि सीज फायर की मियाद एक्सटेंड नहीं होगी, मतलब 21 के बाद फिर सीज फायर एक्सटेंड नहीं होगा। वो उनका स्टाइल है। वही प्रेशर बात बनाने देखिए, का, प्रेशर वही बनाने बात का वो बनना 48 घंटे, 5 दिन और 10 दिन तो हमने देखा ही है। भाई भाई इस बात को वो ऐसे भी कह सकते थे कि भाई बुधवार के पहले हम लोग जो है ये कर लेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम सीज फायर की वो नहीं होने देंगे, बढ़ाएंगे नहीं बुधवार के बाद, और उसके बाद फिर ये कर देंगे, फिर वो कर देंगे। ये उनका स्टाइल है, ये उनका स्टाइल है। मैं उसमें ज्यादा, अब देखिए हम लोगों को हमेशा जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैंने जैसे कहा कि 8 आना 12 आना डिस्काउंट करके और कुछ निकालने की कोशिश करनी चाहिए और अपने दर्शकों के सामने रखनी चाहिए सिंप्लीफाई करके कि भाई ये बात हो सकती है। जी सही बात है। 8 आना 12 आना निकालेंगे, 4 आना बचेगा। कई बार लगता है 16 आना निकालना पड़ता है ट्रंप की बातों से। मतलब इस जंग के 40 दिन और उसके बाद ही देखेंगे तो कई बयान में 16 आने निकालेंगे, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन बॉबी नकवी देखिए साहब। हाँ, सॉरी। उसके साथ साथ ये भी एक फैक्ट है कि ये बड़े अनयूजुअल डिप्लोमेटिक डिस्कशंस हैं। इसमें बातचीत दो कंट्रीज के बीच हो रही है, लेकिन वो अपनी अपनी कैपिटल सिटीज से बात कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बातचीत कर रहे हैं। जो मीडिएशन कर रही है वो कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो ये बड़ा अनयूज, अच्छा, डिस्कशन भी अब ये अभी तक क्लियर नहीं है कि जाहिर बात है कि आसिम मुनीर ईरान में है तो वहां बड़ी ईरानियन टीम होगी, हर हर लेवल की, फाइनेंस की, लीगल, टेक्निकल वगैरह वगैरह। ये अमेरिका में हो सकता है कि उसी लेवल का पार्टिसिपेशन हो या ना हो, या खाली व्हाइट हाउस मैनेज कर रहा हो। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस अभी हैं। जी जैसे जैसे एक चीज भूल गया मैं, जैसे कल एक्सियोस के हवाले से ये भी खबर आई कि अमेरिका मेरे ख्याल से $20 बिलियन था शायद, $20 बिलियन उनका एसेट अनफ्रीज करने और ईरान को देने को तैयार है। एक्सियोस के हवाले से एक खबर आई। तो हो सकता है ये सब भी नेगोशिएशन लगातार चल रहा हो, क्योंकि ईरान का तो $100 बिलियन फंसा है जहां तहां। जी हाँ, वो हाँ, ये देखिए $20 बिलियन जो नंबर जो बार बार आया है, वो $20 बिलियन वो चाइना के पास है, ईरान का। $7 बिलियन जो है वो इंडिया के पास है, $1.5 बिलियन जापान के पास है, $6 बिलियन कतर के पास है। तो ये अलग अलग जगह बटा हुआ है। तो हो सकता है कि ये सबसे अगर आसान होगा ट्रांसफर पैसे का, तो वो दो जगह से हो सकता है, एक कतर से, दूसरा चाइना से, ठीक है। चाइना जो स्विफ्ट सिस्टम है उसको बाईपास करके पैसा दे सकती है। कतर के अपने तरीके होंगे, हो सकता है फिजिकल ट्रांसफर हो, कैश हो, अगर बैंक के थ्रू ट्रांसफर ना हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं अजीत जी। देखिए अभी अगले 12 घंटे 10 घंटे में क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब। शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। हम इंतजार करेंगे कि अगले 12 ने अगले 24 घंटे में, 36 घंटे में क्या होता है। फिलहाल नमस्कार।